नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आज आप देख रहे हैं कॉटन पर विशेष प्रेजेंटेड बाय गो ग्रीन। और इस समय पर कॉटन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय पर मौजूद हैं अनंत पोपट साहब, गुजरात राजकोट से। आप लंबे समय से कॉटन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर आपकी पैनी निगाह रहती है। अनंत पोपट जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि कॉटन एक समय था जब हम भारत से कॉटन जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, राइट। आज हम नेट इंपोर्टर हो गए हैं, राइट। इसकी वजह क्या आप मानते हैं? क्या प्रोडक्शन लगातार रिड्यूस हो रहा है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, या क्या वजह है? एक तो जो सोइंग के एरिया है वो भी काफ़ी कम हुआ। ठीक है। जो 125 लाख हेक्टेयर के आसपास था वो भी 110-12 है। ठीक है। और यील्ड भी कम हुआ। ओके। तो ऑल ओवर जो अपना 4 करोड़ के आसपास अपना प्रोडक्शन पहुंच गया था, 4 करोड़ बेल्स के आसपास, वो आज 3 करोड़ 10-20 लाख के ऊपर आ गया। ठीक है। उसके सामने काफ़ी स्पिनिंग मिलें नहीं आई। और जो कॉटन का कंजम्पशन है वो जो 2.5-3 करोड़ था वो अभी मेरे हिसाब से 3.25-3.5 करोड़ बेल्स का हो गया। अच्छा। तो इसके हिसाब से आज परिस्थिति है, जितना अपना कंजम्पशन है उतना प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है। इसके लिए इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अभी हम नेट में कितना इंपोर्ट कितना कर पा रहे हैं? तो इस साल जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ उसके पीछे रीज़न है गवर्नमेंट की एमएसपी की पॉलिसी। ठीक है। एमएसपी में लगातार हर साल भाव बढ़ाते रहते हैं। इस साल जो अभी 1600 रुपया के ऊपर कपास के भाव हुए, उसके हिसाब से जो रुई की कॉस्टिंग होती है वो इंटरनेशनल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो किसान लोग एमएसपी के में सीसीआई को माल देंगे, प्राइवेट में माल नहीं आएगा, प्राइवेट वाले ले नहीं पाएंगे वो भाव के अंदर में कपास में। तो रुई का थोड़ा टेम्पररी शॉर्टेज जितना हुआ, अच्छा, ऐसा हुआ। ठीक है। उसके हिसाब से सब स्पिनिंग मिल वाले ने, गारमेंट्स वाले ने गवर्नमेंट से प्रेशर किया कि अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी 11% है वो आप निकाल दो तो हम इंपोर्ट करके अपनी फैक्ट्रियाँ चला सके, इंडस्ट्रीज़ को एक राहत मिल जावे। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक में जो भी माल आएगा उसके ऊपर जो ड्यूटी थी 11% वो उसको रिमूव कर दिया। ठीक है। उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक 35 लाख से ज़्यादा माल इंपोर्ट में आ गया। अच्छा, के अंदर में। ठीक है। इसके पीछे की एक और भी तो वजह सामने आई थी कि अमेरिका का जो टैरिफ बर्डन था, जो उसने टैरिफ लगाया, और मेजरली हम टेक्सटाइल, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो मेजरली अमेरिका यूएस के अंदर में एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, वहाँ से टैरिफ की भी मार हुई, तो इसलिए सरकार ने क्या ये वजह रही कि उसने कॉटन के ऊपर से जो ड्यूटी थी उसको रिमूव किया ताकि उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम से कम नीचे आए और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में वो कॉम्पिटिटिव प्राइस दे सके। नहीं, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हाँ। क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी निकाली वो पहले निकाली। अच्छा। ट्रम्प का इश्यू आया बाद में आया। ओके, ठीक है। तो वो रीजन नहीं था। ठीक है। रीजन ये था कि एमएसपी के कारण कपास सस्ता नहीं मिलेगा। हाँ। और मिलों को माल में तकलीफ रहेगी और इंटरनेशनल भाव कम है। हाँ। यहाँ ये भाव से लेके बाहर आप यान सप्लाई नहीं कर पाएंगे, कपड़ा सप्लाई नहीं कर पाएंगे, गारमेंट सप्लाई नहीं कर पाएंगे कॉस्टिंग में दूसरी मिलों कंट्रीज के हिसाब से। इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव किया। मेन रीजन वो है। बाद में जो ट्रम्प वाला इश्यू आया टैरिफ का, उससे हिसाब से जो अमेरिका के अंदर में एक्सपोर्ट हो रहा था, मेन करके साउथ की बड़ी जो अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज है उनका ज़्यादातर माल उधर जाता था। अपने बड़े ग्रुप जो अरविंद है, वर्धमान है, वेल्सपन वगैरह जो बड़े ग्रुप है, वो लोगों का भी काफ़ी माल उधर जा रहा था। उन लोगों सबको इसमें बहुत सहन करना पड़ा, बेर करना पड़ा। ठीक है। और उसका एक्सपोर्ट भी कम हुआ। हाँ। वो सब प्रॉब्लम हुए, वो अलग मैटर है। मगर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी निकालने के कारण। उस इंपोर्ट रुई की कॉस्टिंग जो है वो अपने रू से बराबर या नीचे। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इंपोर्टर को। हाँ। कि भैया जितना सफ़ेद सोना है बाहर से मंगवा लिया जाए। लेकिन उसका क्या आपको लगता नहीं है कि एक जो सेटबैक है वो देश के किसानों के ऊपर पे आया? क्योंकि हमने ये देखा पिछले, अगर मैं 2024 की बात करूं, 2025 के शुरुआती दौर की बात करूं, तो कॉटन के प्राइसेस काफ़ी प्रेशर के अंदर में थे। इनफैक्ट 6,000 रुपये के भी नीचे हमने उनको ट्रेड होते हुए देखा। उसके बाद हमने जरूर एक बाउंस बैक आते हुए देखा। तो अभी की स्थिति आपको क्या दिखाई देती है? नहीं, मेरे हिसाब से किसानों के लिए तो एमएसपी का सेफगार्ड है।
लेकिन सरकार तो उसको ले रही है। कल ये सीजन में भी 1 करोड़ गठान का कपास लिया, ओके। लास्ट सीजन में भी 1 करोड़ का लिया। अभी 1600-1200 भाव है, तब 1560 रुपया भाव था 20 किलो का। तो फिर किसान लगातार कॉटन की क्रॉप से विमुख क्यों हो रहा है? इसलिए कि दूसरी क्रॉप के अंदर में उनको ज्यादा फायदा है, सोयाबीन में ज्यादा फायदा है, और कपास सोयाबीन के भी प्राइसेस नहीं मिल रहे, अभी नहीं मिल रहे हैं जी, मगर वो कोशिश कर रहा है कि इसमें ज्यादा पैसा मिले, ओके। और यील्ड कम हो रहा है, इसके लिए उनको प्रॉफिट जो पर एकरेज होना चाहिए वो कम हो रहा है। यील्ड नीचे आने की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि मैं अगर डाटा आपके साथ शेयर करूं तो एक समय ऐसा था 550 केजी के आसपास का हमारा पर हेक्टेयर की यील्ड आ गई थी, और अभी वो यील्ड जो है घट करके 450 केजी के आसपास पे आ गई। 430 है आज। ठीक है जी। तो वो जो थ्रेट है, क्या उसकी वजह से फार्मर इससे विमुख हो रहा है? और इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? एक तो गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है उसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, क्या वो एक कारण है जिसकी वजह से किसान जो है वो इस क्रॉप से थोड़ा सा हट जा रहा है? एक्चुअल है ना, अभी जो सीड है वो संकर या कोई देसी वेराइटी नहीं है, सब बीटी है। जी जी। बीटी का सीड्स जो है, हाँ, वो फॉरेन टेक्नोलॉजी से आता है। ठीक बात है। BT1 BT2 तक आया, ठीक है। उसके बाद में अभी फॉरेन में BT4 BT5 BT6 तक आ गया, मगर गवर्नमेंट ने जो उसका इम्प्रूव वाला सीड्स था कि जो ये रोग को रोक सके, गुलाबी सुंडी को रोक सके, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके, डिसीज कम आवे, हाँ, उसको एंट्री ही नहीं दिया, उसका परमिशन ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो वो नया जो इम्प्रूव किया हुआ सीड्स है वो देश में आया ही नहीं, तो उसकी इम्पैक्ट आ गई प्रोडक्शन पर। ठीक है। मेन रीजन तो वो है। ठीक है। और हम प्रोडक्शन को अगर देखें, देखिए सीड की तो एक अलग थ्योरी है यहाँ पर, चूँकि जो हमारी रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि अभी तक शायद ऐसा कोई सीड बना भी नहीं है जो गुलाबी सुंडी को जिसको ट्रीटमेंट कामयाब हुआ हो, वो सीड अभी तक आया ही नहीं है। इंटरनेशनल बाज़ारों के अंदर में भी वो अवेलेबल नहीं है, चूँकि इसका अभी तक साइंटिफिक अगर हम इलाज समझें तो वो नहीं मिल पाया वैज्ञानिकों को। और दूसरी सबसे बड़ी थ्रेट क्या आपको ये लगती है कि प्रोडक्शन, क्योंकि हम तो यही सुनते आए थे और देखते भी आए थे और हमने ये देखा भी है कि एक समय के अंदर में किसानों के लिए सफ़ेद सोना था, और जब मुझे याद आता है कि 8-10 साल पुरानी बात हो गई, शायद 10-11 के आसपास की बात है, जब चाइना ने अपने काफ़ी बड़ी बाइंग जो है वो कॉटन की थी, और उस समय पर प्राइजेस बड़े ज़बरदस्त मिले थे। उस समय पर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास के प्राइस भाव चले गए थे, और किसानों ने खूब सोना उसमें चांदी खूब काटी। तो वैसा दौर क्या हम दोबारा देख पाएंगे? क्या किसान सिर्फ एमएसपी के ऊपर ही डिपेंड करेगा? जो आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, और हमें जो आयात है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है बनस्पत लोकल परचेजिंग के, तो क्या ये समझा जाए कि अब चूंकि हर साल गवर्नमेंट को किसानों का हित साधना होता है, हर साल एमएसपी बढ़ेगा, इस साल भी फिर दोबारा से बढ़ेगा, तो क्या ये हम मान करके चलें कि वो एक बर्डन है और किसान को उसका सही फायदा नहीं मिल रहा? देखो, किसान को फायदा का तो उसका तो एमएसपी है, तो उसको फायदे का नुकसान का कोई सवाल नहीं है, उसका भाव फिक्स हो गया। लेकिन वो एक नुकसान तो चाहे किसान की पॉकेट पे जाए, चाहे सरकार के सब्सिडी के तौर के ऊपर पे जाए, वो सरकार को नुकसान है, हाँ, ट्रेड को नुकसान है। हाँ। अभी आप किसान की बात करो तो किसान के लिए तो भाव फिक्स है। ठीक है। उसको उनके नुकसान का सवाल मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कॉटन का भाव जो बहुत सारा बढ़ गया, 1 लाख रुपया कैंडी का भाव हो गया था। हाँ। का उस टाइम में क्या था कि कोरोना के टाइम में 2-3 साल का जो पीरियड था उसमें सब जगह प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है। और सामने बिक्री भी कम होगी। तो हाँ। कोरोना में से जब पूरी वर्ल्ड फ्री हुई तो एक साथ कंजम्पशन डिमांड एकदम बढ़ गई, और प्रोडक्शन में पाइपलाइन पूरी खाली थी। ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड। तो उसके हिसाब से एकदम स्पीड से भाव बहुत बढ़ गए। ठीक है। उसके बाद ये दौर आया कि एक स्टेज आ गया कि इसमें कॉटन है वो काफ़ी महंगा हो गया, उसके सामने पॉलीस्टार के भाव इतने ज़्यादा नहीं थे, पब्लिक को कॉटन महंगा लगने लगा। तो बड़ी कंपनियां हैं, पोलमार्ट वगैरह जब है, वो सब ने पॉलीस्टार ब्लेंडिंग वाला कपड़ा जो है गारमेंट से रिटेल में वो डालना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो कॉटन का रेशियो है टोटल जो है रेशियो वो काफ़ी कम होता गया हर साल। अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पर कैपिटल कॉटन का यूज़ जो है, हाँ, वो करीबन पर कैपिटल 8 पाउंड जितना था वो अभी 6-6.5 पाउंड तक हो गया। ठीक है।
उसका काफ़ी इम्पेक्ट ये हुआ कि कॉटन की डिमांड हर साल कम होती गई वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पॉलिस्टर यार्न की वजह से। पॉलिस्टर बैन की से। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इस साल थोड़ा इतना कम ज़्यादा नहीं है, और चाइना, वो उसने अपने वैज्ञानिक तरीके से इसका यील्ड जो है इतना काफ़ी बढ़ गया। तो वो उसको जो यील्ड इतना काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसके लिए उसको सस्ते भाव में रुई बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। वो सस्ते भाव में रुई बेचते हैं। मैं यहाँ पर, आपने क्योंकि यील्ड की बात की और चाइना और ब्राज़ील का नाम लिया, तो मैं कुछ डाटा यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। चाइना तकरीबन 29 लाख हेक्टेयर के अंदर में उसकी सोइंग होती है कॉटन की जी, और वो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर यील्ड लेने वाला कंट्री है, और तकरीबन जो उसका उत्पादन है पर यील्ड 1650 केजी के आसपास का है जी। फिर ब्राजील की अगर मैं बात करूं, 20 लाख हेक्टेयर के आसपास का उसका रकबा, और टोटल जो उसका कंट्रीब्यूशन है लैंड के अंदर में, वर्ल्ड वाइड के अंदर में 6.4% का है। प्रोडक्शन वो देता है जी 165 लाख बेल की। ठीक है जी, कहीं मैं गलत डाटा प्रेजेंट करूं तो आप मुझे रोकिएगा। नहीं, बरोबर। और ये वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 है इस समय पर कॉटन में, और 1950 किलो प्रति हेक्टेयर की इसकी यील्ड आ रही है। राइट, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अमेरिका, यहां तक कि हमारा जो पड़ोसी देश है जो भारत से ही अलग हुआ है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो 22 लाख हेक्टेयर के अंदर में उसका उत्पादन है टोटल एरिया, और उसका जो लैंड परसेंटेज है दैट इज 7.1%, 7% के आसपास वर्ल्ड वाइड। उसका भी जो उत्पादन है वो 980 किलो पर हेक्टेयर का है। अब अमेरिका की बात कर लें, 36 लाख हेक्टेयर के आसपास की उसका एरिया है और 950 किलो प्रति हेक्टेयर का उसका उत्पादन है। भारत 112 लाख हेक्टेयर, वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा जो लैंड बैंक यूज हो रहा है वो भारत का है। 36% एरिया के अंदर में, टोटल वर्ल्ड वाइड के अंदर में जितने एरिया के अंदर में कॉटन होती है उसमें 36% का हिस्सा अकेले भारत का है। और उत्पादन देखिए आप, 454 किलो प्रति हेक्टेयर, और रैंक है भारत का 38वां पूरे विश्व के अंदर में। और जो यहां पर उत्पादन हम ले पा रहे हैं और जो प्रोडक्शन हम ले पा रहे हैं वो 240 लाख बेल के आसपास की, जो अभी आपने फिगर बताई। वो ज्यादा है, 240 थी। हाँ, वो भी ज्यादा है। 240 आप जो बोल रहे हैं ना, वो यूएसडीए के स्टैंडर्ड्स है जी, यूएसडी के स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं। 225 जी जी जी, 170 किलो, और वो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, दोनों के अंदर में वो एक डिफरेंस निकल करके आया था। ये यूएस के मैं स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? क्या, चूंकि भारत तो हमेशा से ही कॉटन उगाने वाला देश रहा है जी, और भारत को आजादी भी सूत से मिली है, चरखे से मिली है जी, और उस देश के अंदर में आज कॉटन जो है, जिसको हम सफेद सोना कहा करते थे, या आज कहूं कि भाई चांदी है, और उसकी जो चमक है वो बिल्कुल स्लो डाउन पड़ रही है। इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए और आपको क्या लगता है कहां पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकताएं हैं? देखो, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता तो सीड्स का सुधार करने की सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरा, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर में मैं आप जनरल बात करूं तो सीड्स के बारे में डिसीजन लेवल लेने वाला गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट है। पूसा करेगा, ICAR करेगा, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट अलग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है जी। जिनिंग का इंडस्ट्रीज है तो उसमें वो इंडस्ट्रीज के डिपार्टमेंट में जाता है जी। स्पिनिंग वाला है तो टेक्सटाइल में जाता है। बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट का डिसीजन है वो कॉमर्स डिवीजन में जाता है। तो सब एक जनरल पॉलिसी जो कोई है पूरे ट्रेड के फायदे के लिए, कपास के फायदे के लिए, वो अपन सरकार नहीं बना पा रही है क्योंकि हर जगह डिसीजन लेने वाले अलग है। ठीक है। गवर्नमेंट के पास कोई भी पॉलिसी की बात करने जावे तो गारमेंट्स वाले हैं वो अलग रजुआत करेंगे, बिल्कुल। स्पिनिंग वाले अलग रजुआत करेंगे अपने फायदे की, जिनिंग वाले उसके फायदे की बात करेंगे, कपास वाले खेडूत किसान वाले किसान की बात करेंगे। तो ऑल ओवर सबका हित देखते हुए एक पॉलिसी बनना जरूरी है। और उसके लिए
जैसे स्पाइस बोर्ड है उसी तरह से कॉटन बोर्ड की एक आवश्यकता है। अगर कॉटन बोर्ड एक बनाए गवर्नमेंट और उसके अंदर में सीड से लेके एक्सपोर्ट तक के काफी सब सारे डिसीजन जो है पॉलिसी है वो एक ही जगह से नक्की होवे तो इंडिया का वो कॉटन के क्षेत्र के अंदर में वर्ल्ड में कोई मात नहीं कर सकता। ये परिस्थिति आ सकती है मगर ये इसका क्या करना चाहिए मगर क्यों नहीं होता है क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अंदरूनी इच्छा ऐसी है कि इंडिया के अंदर में कॉटन की जगह ऑयल सीड्स का सोइंग और प्रोडक्शन बढ़े क्योंकि अपना एडिबल ऑयल जो है मोर देन 50% अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। मोर देन 60%, मोर देन 50%, ठीक है जी, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए किसान लोग ऑयल सीड्स के अंदर में ट्रांसफर होवे ऐसा गवर्नमेंट चाहती होंगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। बिल्कुल, उसके लिए तो गवर्नमेंट के लिए आत्मनिर्भर इसको कोई इंक्रेज, कपास को कोई इंक्रेज करता ही नहीं है। गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कॉटन को इंक्रेज करे। और तेलीबिया के इंक्रेज करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ये नहीं बनाते। मेन रीजन ये है, एक तो डिसीजन एक जगह से नहीं लिया जाता है और खुद गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी लगती है कि उसको ऑयल सीड्स को ही प्रमोट करना है। वो ऑयल सीड को भी प्रमोट कर रही है सरकार और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो दालों को भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेकर के चल रही है सरकार, इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे। और जैसा आपने सुझाव दिया है तो मैं भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जरूर ये निवेदन करूंगा भारत के जो कपास उत्पादक किसान हैं उनके लिए और पूरी ट्रेड इंडस्ट्री के लिए कि निश्चित तौर के ऊपर पे एक ऐसा प्रोविजन लेकर के आए जैसा आनंद जी ने सुझाव दिया कि बोर्ड बनना चाहिए। जैसे आपने मखाना बोर्ड बनाया, आपने हल्दी का बोर्ड बनाया, स्पाइस बोर्ड है, उसी तरीके से आपका कॉटन का भी बोर्ड हो या यार्न बोर्ड करके एक बोर्ड बनाया जाए, उसको विस्तृत किया जाए ताकि भारत एक बार पुनः कॉटन के अंदर में आत्मनिर्भर हो सके। मैं एक और आंकड़ा आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। इस समय पर जो मैं यील्ड देख रहा हूं, एक समय था भारत के अंदर में 2000 की, ये मैं बात कर रहा हूं सन 2000 के अंदर में हमारे जो प्रोडक्शन थी वो थी 277 किलो प्रति हेक्टेयर की और हमने जो हाईएस्ट टच किया वो टच किया 566 किलो प्रति हेक्टेयर और उसके बाद हम लगातार फिसलते चले आ रहे हैं। तकरीबन 2014 से लेकर के और आज हम 2026 के अंदर में ये बात कर रहे हैं, यानी 12 साल हो गए। हर साल प्रोडक्शन गिरा है, किसी भी साल के अंदर में बहुत अट्रैक्टिव यहां पर रिजल्ट्स दोबारा देखने को नहीं मिले और हम फिसल करके जो 430 किलो प्रति हेक्टेयर के उत्पादन के करीब आ गए हैं। मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये तो चलो सारी आंकड़ों की बात होगी, ये सारी बात होगी। अब ये बताओ जी 2026 कॉटन के किसानों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार कॉटन जो है 10,000 रुपये के ऊपर की छलांग लगा देगा और सफ़ेद सोना ये वापस से बनेगा? जिस तरीके से चांदी ने एक चमक दिखाई है ये कॉटन भी दिखा देगी। 13,000 रुपये का एक बार हमने स्तर देखा था, वो 13,000 रुपये का स्तर एक बार दोबारा आएगा? कोई शक्यता नहीं है 2026 में टच करेगा? कोई शक्यता नहीं है। उसके दो रीजन है। हाँ बताएं। एक तो पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है 15 करोड़ टन के आसपास में प्रोडक्शन है, ठीक है, और कंजम्पशन भी शायद उतना ही है, थोड़ा कम ज्यादा है, ठीक है। तो हर साल प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, इधर हो रहा है, और कंजम्पशन जो है वो डाइवर्ट हो रहा है पॉलिस्टर में। ओके। तो रुई में अभी के संजोग में कोई तेजी होने का चांस दिखता नहीं है। अच्छा, ठीक है, राइट। तो यानी प्रेशर में ही रहेंगे 2026 में? कोई शक्यता नहीं दिख रही है कॉटन के अंदर भाव आप जैसा बोले इतना बढ़ जावे। किसानों के लिए एमएसपी एक ही सेल्फ गार्ड है, उसके एमएसपी से भाव में उसको माल बेचने में ही फायदा है, उससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम रहती है। अभी आज की तारीख में प्राइवेट में एमएसपी से भाव बढ़े मगर ड्यू टू प्राइस ऑफ कॉटन सीड, ठीक है, कॉटन सीड के अंदर में काफी स्टॉक हुआ, काफी सट्टा चला है, इसलिए कॉटन सीड का भी भाव बहुत बढ़ गया। बिल्कुल। उसके हिसाब से
कपास के भाव बढ़े हुए हैं। जो नेचुरल भाव होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा भाव है। तो कॉटन सीड ऑयल केक हाँ। का आपको क्या लगता है, क्या प्राइस कभी भी टूट जाएगा, कभी भी टूट जाएगा। तो जो अभी भाव हम 3600 के आसपास, जो भी है सब ज़्यादा ही है। कितना ज्यादा, कितना वो ज्यादा तो नहीं बता सकते, नहीं एक, मगर एक, ये भाव आपको जो क्या है लगता है कि रियलिस्टिक जो रियलिस्टिक भाव प्राइस, नहीं है। जो रियलिस्टिक प्राइस होना चाहिए उससे आज ज्यादा के लगता है। संदर्भ में, मतलब क्या होना चाहिए रियलिस्टिक प्राइस, वो क्या तो होना नहीं चाहिए? बता सकता मैं, मगर आज समझो कि आज किसान कॉटन सीड केक की जगह मक्का सस्ता है, गेहूं सस्ता है, उनका भाव से कॉटन सीड केक का भाव कम होना चाहिए, ठीक है। उससे भी ज़्यादा है। हाँ ठीक है। तो जो अननेचुरल है भाव, तो इसको कम होना चाहिए। अच्छा, आपने कपास खली की बात की, अब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हो गया, उसके अंदर में सरकार ने और जो अमेरिका के वाइट हाउस से पेपर जो जारी हुआ, पेपर के अंदर में साफ तौर के ऊपर पे कैटल फीड शब्द दिया हुआ है और DDGS दिया हुआ है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या हम ये माने कि जो कॉटन ऑयल सीड केक है भारत के अंदर में, चाहे वो कॉटन सीड ऑयल केक है, चाहे आपका मस्टर्ड की खली है, क्या अब इसके दिन लग जाएंगे? क्या यहाँ पर हम एक प्रेशर देखेंगे? क्या प्राइजेज यहाँ से नीचे लुढ़क सकते हैं? देखो, कॉटन सीड केक का जो कंजम्पशन है अब 3 करोड़ 20 लाख गठान का पकड़ लो आप, ठीक है, गठान के सामने। हाँ ठीक है, रुई तो इंपोर्ट हो रहा है, कॉटन सीड तो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो देश की रिक्वायरमेंट जो है, जो अपना कैटल फीड की, वो करीबन उतनी ही है। नहीं उसकी मगर हालांकि मेरी हमने- बात सुना, मैं समझाऊं पॉइंट। अभी जो भाव बढ़े वो क्यों बढ़े कि स्टॉकिस्टों ने, स्पेकुलेटर्स ने माल रोक के रखा है, अच्छा इसलिए ये भाव बढ़ गए हैं। ठीक है। अगर वो भाव मार्केट में बेचने आएंगे तो कंजम्पशन जितना है कैटल फीड में, उतना प्रोडक्शन तो है ही अपना। तो अब ये जो आर्टिफिशियल तेजी हुई है, ये आर्टिफिशियल तेजी हुई है, ठीक है, इस बात को मैं हाँ। आप कह रहे हैं तो मैं आप DGGS की बात करें तो DGGS जो है इंडिया के लिए नई प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, जो ये अपना एथेनॉल प्लांट्स में से आ रही है जी। वो DGGS जो है वो कैटल फीड में यूज नहीं हो पा रही है। उसके अंदर में प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन की वजह से देखो तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसमें है। लेकिन वो आपके मुर्गी पालक तो यूज कर रहे हैं नहीं उसको? कर रहे, DGGS नहीं कर रहे। उसमें जो बू आती है ना, उसके हिसाब से उसका बहुत कम यूज हो रहा है। मेरी जानकारी जितनी है इतनी। अच्छा। वो DGGS के भाव कम होने के कारण ही ग्राउंडनट केक के अंदर में लास्ट ईयर में बहुत सारी मंदी आई। अच्छा, उसका रीजन DGGS था। ठीक तो है। 11-12 रुपये का किलो हो गया, अभी मेरे ख्याल से 15-20 के बीच में 15 होगा। के आसपास है जी। हाँ। और वो जो ग्राउंडनट कभी 40 रुपये से नीचे कभी नहीं गया, कई सालों से, वो हो गया 20 रुपया उसके हिसाब से। आज मेरे ख्याल से 25-30 के बीच में है जी। वो पक्का मेरे को स्टडी नहीं है, मगर रीजन बता रहा हूँ इसके हिसाब से। अच्छा, अभी नया अमेरिका का जो इसमें क्या हुआ, इसको मेरे को स्टडी नहीं है कि वो यहाँ से जीरो फ्री पे आएगा सर, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी हो गई। वही बता रहा हूँ कि वहाँ कितना एक्सेस है, इधर इंपोर्ट होगा या यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, वो मेरे को अभी कोई स्टडी नहीं है। इसके लिए मैं उसको आपको नहीं बता पाऊँगा कि एक्चुअल मालूम नहीं है कि इंडिया में वहाँ का भाव क्या है, इधर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। वहाँ से भाव यहाँ से जाने का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अच्छा वहाँ हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ, वहाँ से इंपोर्ट होने का चांसेस है कि नहीं, वो भी मालूम नहीं है मेरे को। ठीक है। अच्छा, एक ये बात करी ना, दूसरी एक बात इसमें रह गई बीच में। हाँ मेरी। बताएं। अभी इंडिया का अभी 140 करोड़ का जो अपनी आबादी है, उसके हिसाब से पर कैपिटा का जो रेशियो है वर्ल्ड वाइड, उसके हिसाब से इंडियन पब्लिक को कपड़े के लिए 1.5 करोड़ गठान का रू चाहिए सिर्फ। अच्छा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा जितना होता है वो माल यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अच्छा, या तो रुई के रूप में जाना चाहिए, या तो यान के रूप में जाना चाहिए, या तो गारमेंट के रूप में जाना चाहिए, किसी न किसी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के रूप में जाना चाहिए। ठीक बात है। अगर वो नहीं जाता है तो यहाँ डंपिंग आता है, तो पूरी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब होती है, किसान डिस्टर्ब होते हैं, जो भी होता है वो कारण वही है। लेकिन अब अमेरिका ने जब जीरो तो वो इम्पोर्ट आएगा, तो उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो वो होगा करेगी ना। इन फ्यूचर की बात है, मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ। हाँ। इन फ्यूचर होगा। हाँ ठीक है। अभी तक की बात है। हाँ ठीक है। तो ये रीजन है। दूसरा क्या है कि जितना अपना कॉटन का कंजम्पशन हो रहा है, उसमें जो यान प्रोडक्शन हो रहा है, वो यान का जो कपड़ा बनाने का स्पिनिंग वीविंग वाला है, तो 100 किलो में से करीबन 65 kg का यूज इधर होता है यान का। अच्छा, 35% है वो यान को एक्सपोर्ट होना ही है।
ओके, अगर नहीं होगा तो इधर प्रेशर आएगा इंडस्ट्रीज प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो रहा था, अभी थोड़ा मार्केट लेवल में आया, अभी हो रहा है, एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ का भाव ज़्यादा रहा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट में जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी डंपिंग होता है। आपने चूंकि कॉटन सीड ऑयल केक की बात की, तो कॉटन सीड ऑयल केक पे मैं वापस आ रहा हूँ जी। चूंकि लगातार डेयरी भारत के अंदर में उसका विकास हो रहा है, ठीक है जी, और जो मिल्क की जो प्रोडक्शन है अभी भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की तरफ, नंबर 1 की तरफ वो मूव कर रहा है, बढ़ रहा है। और पर कैपिटा जो मिल्क की जो कंजम्पशन है वो भी अभी बड़ी है, और एक टारगेट दिया है कि 400-450 ml पर पर्सन जो है वो कंज्यूम होने वाला है। उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी है, गायें भी बढ़ रही हैं और डेयरीज भी बढ़ रही है, तो कैटल फीड की तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कैटल फीड की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके अंदर में जो सबसे बेस्ट जो टूल प्रोटीन के लिए रहता है वो आपका, चाहे वो पीनट का केक है, मूंगफली, चाहे आपका कॉटन सीड ऑयल केक है, चाहे आपका सरसों की खली है, मक्का का है, तो इन्हीं यहीं से ही उसको प्रोटीन्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि जो प्राइस आपने कहा कि एक बबल बन रहा है, एक बबल है, क्या मैं ये मान करके चलूं कि चांदी की तरह, जैसे चांदी 4,20,000 गई और एक ही दिन के अंदर में उसने 1.25 लाख रुपया निकाल दिया, तो क्या इसके अंदर भी मैं ये मान करके चलूं कि जो अभी प्राइजेस चल रहे हैं वो कभी भी एक झटका देंगे और 2800, 2900 रुपये प्राइस वो नहीं बता सकता, मगर झटका देंगे वो पक्की बात है। झटका देंगे। आप देखो, मेरे जितना रिक्वायरमेंट है उतना अपना प्रोडक्शन है, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत प्लस माइनस वो बात अलग है, ठीक है। वो साल भर का प्रोडक्शन है, साल भर का कंजम्पशन है, ठीक है। साल भर के रिक्वायरमेंट का जो कॉटन सीड आता है वो तो 6-7 महीने में आ जाता है, 8 महीने में आ जाता है। तो उसमें से भी जो कॉटन सीड है उसमें से मोर देन 50% स्टॉक में चला गया। तो आज मार्केट के अंदर में कॉटन सीड आता ही नहीं है, तो सफाई के भाव तो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ेंगे ही, शॉर्टेज रहेगी। तो वो, और दूसरा वायदा जो है वो सबका मनस तेजी में करता है। तो जब स्पेकुलेटर लग गए कि इसको भाव बढ़ाना है, फंडामेंटल भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोग स्टॉक कर रहे हैं, काफी लोग स्टॉक कर रहे हैं, तो तेजी होना है, तो उसमें वायदे के अंदर में उसका जल्दी रिफ्लेक्ट आता है, ठीक है। तो वो सब पोजीशन मिला के ये तेजी ज्यादा हो गई है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जो कॉटन सीड ऑयल केक है, अगर मैं फरवरी और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर लेता हूँ NCDX के ऊपर पे, तो इसमें कल शुक्रवार को ही सर्किट लगा नीचे का, 100 रुपये से ज़्यादा का मंदा आया, और चूंकि मैंने 3600 रुपये का भाव बताया, 3350 रुपये के आसपास का ये भाव है। तो इसको हम क्या माने कि ये 3000 रुपये का लेवल जो है वो भाई जस्ट, मैं इतना बोलता हूँ कि माल भाव गिरेगा, कितना गिरेगा वो मेरा स्टडी। आप रुई का बोलो, मैं सब बता दूँ, रुई में बोलो, सब बताओ, ये मेरा स्टडी नहीं है। अच्छा, रुई में आप नीचे ये जनरल बता सकता हूँ, रुई में आप नीचे का बॉटम क्या देखते हैं? ये 54,000 बॉटम ही है, ये बॉटम पे है, बॉटम तो यहाँ थोड़ा बहुत ये कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी किसी को परचेज करना हो तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है, यहाँ पर अब खरीदारी कर ली जावे? देखो, ये बॉटम है, राइट, इससे नीचे जाने का चांस कम है, ठीक है, वो बराबर है, क्योंकि अभी भी 60 रुपए से नीचे है, 6,000 रुपए से नीचे का, मगर सामने तेजी की बात है। अगर कोई स्टॉक करे तो किसके लिए? कमाने के लिए करे कि भाई 54,000 का 60,000 होगा, 58,000 होगा, तो अपन तेजी करे, तो ऐसी चांस तो है नहीं। अच्छा, ऐसी चांस भी आपको नहीं दिखाई देती? बाजार कमोबेश पूरे साल स्टेबल रहेगा, कोई ठीक है 2-3% प्लस माइनस होवे, वो बात अलग है। हाँ, तो CCI के पास आज करीबन 1 करोड़ गठान का माल पड़ा है, ठीक बात है। आज उसका तो जैसी तेजी बनेगी तो वो रिलीज कर सकता है, वो अभी उसका सेलिंग रेट है वो 56.5 का है। अच्छा, वो लोकल प्राइवेट मार्केट से 1500 रुपया कम से कम ज्यादा है, ठीक है। और लोगों को, इंडस्ट्रीज वाले को CCI की क्वालिटी पर इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, कि भाई कैसा माल निकलेगा, और वो पूरी हर तरह की गारंटी भी नहीं देते हैं CCI वाले, ठीक है। लिमिटेड गारंटी देते हैं कि इसमें हम लेंथ की गारंटी देते हैं, माइक की गारंटी देते हैं, मॉइस्चर की देती है, ठीक है। RD लेवल जो है उसका कोई गारंटी नहीं है, ट्रेस का कोई गारंटी नहीं है। तो लोग ये समझ के लेंगे कि ये क्वालिटी 1000 रुपया नीचे का भी आए तो अपने को संभालना पड़ेगा, ठीक है।
तो उसकी जगह आज मार्केट से 1500-2000 रुपये भाव इसका ऊपर है। इसके लिए लास्ट एक वीक से CCI का कुछ माल बिका ही नहीं है। अच्छा, ठीक वो है, कारण से। ठीक है। और अगर मैं ELS की बात करता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज जो स्टेपल है आपका, जो इसको हम लार्जली इंपोर्ट करते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हो? क्या ये इंपोर्ट बढ़ेगा, जो अभी तकरीबन 7 लाख मीट्रिक टन के आसपास का है, और मेजरली जो है उसमें भी फिर अमेरिका और इजिप्ट आ जाते हैं, तो क्या ये माने कि अमेरिका के साथ में हुई ट्रेड डील, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील, भारत को यहाँ पर कॉटन जो है और ज़्यादा मिलेगी और आयात के ऊपर ही कॉटन का जो बाज़ार है वो चलेगा? देखो, जनरल रूल का जो ट्रेंड है, हाँ, वो पूरा आइस मार्केट जो आइस का वायदा है, हाँ, उसके साथ डिपेंड है। ठीक है। तेजी मंदी जो भी हो रही है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, इंटरनेशनल भाव के हिसाब से हो रही है। हाँ, ठीक है। मगर ELS का जो एरिया है, हाँ, वो इससे डिफरेंट है। अच्छा, उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, हाँ, मिनिमम क्वांटिटी है। अच्छा, आज US के अंदर में जो उसका जो पीमा का भाव है, हाँ, वह 2 महीने पहले जो था वो आज की तारीख में वही भाव है। अच्छा, उसमें कोई प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, ओके, स्टेबल है बाजार, स्टेबल है। ठीक है। क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट भी कम है, हाँ, माल भी कम है, और जो यूज हो रहा है वो स्पेशल क्वालिटी में हो रहा है। ठीक है। जो 100 काउंट का यान बनाते हैं, वो जो बढ़िया क्वालिटी का कॉटन बनाते हैं, उसके लिए चाहिए। तो उसको ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसका भाव जो भी रहता है हर साल थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, मगर उसमें तेजी मंदी ज़्यादा नहीं आती है। तेजी मंदी उसके नहीं अंदर आती में ज़्यादा नहीं आती है। क्योंकि आज समझो कि 3 करोड़ के सामने 3 लाख या 5 लाख गढ़ो, कुछ नहीं हुआ ना, 2% हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है जी, कॉटन और फिर से कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर के, जी, जी। अगर किसी को स्टॉक करना है तो क्या वो कॉटन को स्टॉक करे, और अगर किसी को स्टॉक करना है क्या वो कॉटन सीड ऑयल केक को इस समय पर परचेज करे इन लेवल्स के ऊपर पे, या अभी दूरी बना करके रखे? दूरी बना के रखनी चाहिए दोनों से, या दोनों से रिलेटेड है दोनों। जिसके पास स्टॉक है, मैं तो ये बोलूँ कि उसको बेच देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुक कर ले। प्रॉफिट बुक करना है। कॉटन सीड ऑयल के प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस जो भी है बुक करना चाहिए। कर लेना चाहिए। ये भाव सट्टाखोरी और स्टॉक के कारण से, स्टॉक होने के कारण से ये भाव बढ़े हुए हैं। ये मेरे हिसाब से जो नेचुरल भाव होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा। इसके ऊपर में तेजी करके स्टॉक करने का तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप हिम्मत है तो रखो, बाकी बेचना चाहिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, आपने ये तमाम जानकारियाँ शेयर की मार्केट टाइम्स टीवी के पैनल के ऊपर पे। तो आनंद भाई को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर पे ये कहा कि इस समय पर कॉटन का जो भविष्य है साल 2026 के लिए वो बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं दिखाई देता। उसकी जो चमक है वो कमोबेश इसी तरीके से सुस्त रहेगी। हाँ, किसानों की तरफ से अगर बात करें तो निश्चित तौर के ऊपर पे सरकार MSP बढ़ाती है, और इस बार भी निश्चित तौर के ऊपर पे कुछ ना कुछ MSP जरूर बढ़ेगा, और MSP के ऊपर ही किसान जाएगा और सरकार को ही वो माल बेचेगा। दूसरी तरफ अगर मैं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करता हूं, कपास खली की मैं बात करता हूं, तो जैसा कि आनंद जी ने कहा, कपास खली इस समय पर बबल क्रिएट किए हुए है, और ये बबल बस्ट होने की सिचुएशन के अंदर में है। शुक्रवार को भी हमने देखा 100 रुपए से ज्यादा की मंदी थी, और ये गिरावट कभी भी बड़ी गिरावट के अंदर में तब्दील हो सकती है। और कुल मिलाकर के कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन दोनों का ही जो भविष्य है साल 2026 के अंदर में बहुत ज्यादा सुनहरी नजर नहीं आता। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स।